दुनिया भी उनके कदम चूमती है जिन्हें संघर्ष की परिभाषा पता हो। नमस्कार, मैं हूं पवन कौशिक और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी पर। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप सबको पता है कि हाल फिलहाल CBSE का 12th का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। और आज भी मैं आपको एक ऐसी होनहार स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने केवल अपने स्कूल का नाम ही नहीं बल्कि अपने पूरे भिवानी ज़िले का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं योगिता की। आज आपके सामने मैं जहां खड़ा हूं ये उसी योगिता का घर है। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं योगिता से। तो चलिए चलते हैं योगिता के पास। तो हम आ गए हैं अब योगिता से बात करने के लिए। योगिता, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी YouTube चैनल पर। हुनर की पहचान कार्यक्रम के दौरान आपसे आज मुलाकात कर रहे हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी हमारी अकेडमी की तरफ से, YouTube चैनल की तरफ से आपको दी जा रही हैं। साथ ही आपको बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बधाई कि आपने भिवानी में CBSE 12th के एग्ज़ाम जो अभी रिजल्ट आए उसमें आपने सेकंड रैंक यानी सेकंड पोजीशन पूरी डिस्ट्रिक्ट भिवानी में इन्होंने ली। तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। अभी आपसे कुछ एक सवाल आपसे जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए हम पूछेंगे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है और एंजॉय करके बताइएगा, क्योंकि जैसा आपका रिजल्ट आया है तो आप भिवानी में वास्तव में एक ऐसे लड़की हो गई है। वैसे भी लड़कियां हमेशा बाजी मार लेती हैं एग्जाम टाइम में और आप भी उनमें से एक हैं, तो इसके लिए पुनः आपको बधाई। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि 12th में जब आप थे तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी देर आपको पढ़ाई करनी पड़ी उस मुकाम को हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 97.6% नंबर योगिता के आए हैं और पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन इनकी रही है 12th CBSE बोर्ड एग्जाम्स में। तो योगिता, कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज। मेरा नाम योगिता है। मैंने CBSE बोर्ड में 12th क्लास में 97.6% मार्क्स हासिल किए हैं। तो इसके लिए जो मेहनत लगती थी वो ये था कि रेगुलर स्टडीज, आई यूज्ड टू डू रेगुलर स्टडीज एवरी डे। और मतलब आई यूज्ड टू स्टडी इवन 5 to 6 hours and more than 6 hours sometimes due to my optional subject which was maths. And I used to put the extra efforts on maths because it was a subject which I think that need extra studies also. जी जी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। मैं अक्सर बच्चों से पूछता भी हूँ कि क्या ये जरूरी है कि हम 17 से 18 घंटे या 12 घंटे की पढ़ाई करें तभी हम अपने गोल को प्राप्त करें, या केवल 3-4 घंटे जैसा कि आपने बताया कि 5 या 6 घंटे की स्टडी काफी रहती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मतलब बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं अवधारणा, वो 17 to 18 आवर्स मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। हमें हमारी बॉडी क्या होती है कि 8 आवर्स की स्लीप तो हमें चाहिए ही चाहिए होती है। बिल्कुल सही। तो मतलब मेरा ये मानना है कि 5 to 6 आवर्स अगर आप स्टडी कर लेते हैं डिसेंटली, आई एम सेइंग डिसेंटली, अगर आप स्टडीज कर लेते हैं देन इट इज मस्ट जी। जैसा कि योगिता ने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप 12-15 घंटे की स्टडी करें, क्योंकि 12-15 घंटे में आपकी बॉडी भी एकदम से रेस्ट चाहती है और वो आपके सामने किताबें जरूर खुली रहती हैं लेकिन आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। सिर्फ ये रहता है कि मैं कहीं ना कैसे करके रिफ्रेश हो जाऊं। तो 5 से 6 घंटे की स्टडी अगर आप कंटिन्यूसली सब्जेक्ट पे ध्यान लगा के करें तो आप जो टारगेट आपने रखा है अपने लिए उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हो, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। फर्स्टली क्या होता है कि अगर आप रेगुलरली स्लीप नहीं लेंगे ना, देन आपकी मतलब हेल्थ इश्यूज काफी हो जाती है जैसे आप बोलते हो। तो मैं ये कहती हूँ कि हेल्थ इश्यू बताइए। तो आपको ना मतलब रेगुलर स्लीप लेनी चाहिए। और ना कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही बच्चे पागल हो जाते हैं, इतना पढ़ना है। क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना बहुत टेंस्ड हो जाती है, जी। आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। एक दिन पढ़ लेंगे आप 17 से 18 घंटे, लेकिन बाद में नहीं पढ़ पाएंगे जी। आपकी बॉडी मतलब ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए जी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है योगिता की तरफ से कि आप 17-18 घंटे या 12 घंटे पढ़ने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आप पढ़े 5 से 6 घंटे डिसेंटली अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, उसी से आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक दिन तो पढ़ लेंगे 12 से 15 घंटे या 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन तीसरे दिन आपकी बॉडी ऐसा जवाब दे जाएगी कि आपको हो सकता है
कि आप हॉस्पिटल तक जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते नजर आए। तो एक नसीहत है योगिता की तरफ से, इस चीज पे आप गौर कीजिएगा। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम अपना टारगेट अचीव करें, हमारा 90 प्लस हमारा रिजल्ट आए या 95 प्लस आए या 100% रिजल्ट आए, तो आपको इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है जो योगिता ने आपको समझाई। एक नसीहत है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए योगिता की तरफ से कि आप जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टडी करते हैं, वो इस चीज पे थोड़ा सा और फोकस करें। योगिता, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे दादाजी हैं, दादी है, चाची है और दादाजी है, साथ में मेरे कजिन्स, मेरे भाई, 2 भाई हैं। ओके, यानी आपकी फैमिली जो है वो बहुत बढ़िया है। आप अगर पूरी फैमिली में से किसी को चुनना चाहो तो आप सबसे अच्छा आपको कौन लगता है जो आपको फुली सपोर्ट करता है हर जगह, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे और कुछ भी चीज हो? फुली सपोर्ट तो मेरे को मेरे चाची जी करती है बहुत ज्यादा, मतलब उनके सबसे ज्यादा मैं क्लोज हूँ। वो हर चीज में कोई भी मुझे गाइडेंस लेनी होती, किसी भी चीज की, सोशल मतलब किसी भी चीज की, साइकोलॉजिकल गाइडेंस, एवरीथिंग आई यूज्ड टू टेल टू हर एंड देन शी सेज मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो मुझे मेरे सबसे ज्यादा क्लोज वही है जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या टारगेट लेके चलना चाहिए? और जब आप स्कूल में होते हो तो स्कूल में आप गेम्स भी जाते हो या आपके कोई म्यूजिक का भी पीरियड लगता होगा और भी लगता होगा, तो उस चीज को और जो आपका टारगेट रहता है उस चीज को आप कैसे बैलेंस करते हो? और स्कूल में आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? कौन ऐसे टीचर्स हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मोटिवेटर हैं, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है 97.6% लाने में? ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जो मोटिवेटर्स तो सारे ही हैं कि सारे ही बोलते बेटा आपको मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं, 100 भी लाने हैं। ऐसा मोटिवेट किया है मेरे को कि इस चीज में मुझे 100 ही चाहिए, 100 ही चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट फिर भी उन्होंने जितना मोटिवेट किया उसकी बदौलत मैं इतने मार्क्स लाई जी। आप अगर हम स्कूल की बात करें तो आपका स्कूल है जी लिटरा वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भिवानी में है। आप अपने स्कूल में कौन से ऐसे टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलता है या जिनके ज्यादा क्लोज आप जाते हैं? क्लोज तो सभी टीचर्स थे, बट जो सबसे ज्यादा रहे हैं वो मेरे 3 टीचर्स बहुत ज्यादा रहे हैं। सबसे पहले तो त्रिखा मैम जो मेरी इकोनॉमिक्स की थी, वही मुझे कहती थी बेटा मुझे 100 ही चाहिए, एक भी नहीं कटना चाहिए, बट फिर भी एक कट गए, 99 आ गए। तो और सेकेंडली मुकुल सर जो मेरे मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, मतलब फ्री ट्यूशन तक दिए उन्होंने। मैं सच्ची मैथ्स में तो आपके 100 आउट ऑफ 100 नहीं 95। हाँ जी, okay। ये भी उनकी बदौलत ही आया है, बिकॉज उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। कभी भी मैं पूछ लूँ उनसे कुछ भी, वो कहते थे बेटा अगर फ्री पीरियड है तो आ जाया करो, जो भी आपको मुझसे पूछना है आप पूछ लिया करो, फ्री ट्यूशन से। थर्ड वन मेरी होल साइंस की मैम है अंजू मैम, उन्होंने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। वो भी कह रही थी कि मुझे 100 चाहिए, बट उसमें भी 97 ले आई है। यानी सभी टीचर्स का बच्चों के प्रति ये लगा होता है, जब एग्जाम्स टाइम आता है जिन बच्चों के बारे में वो सोचते हैं कि हाँ ये बच्चा हमारे सपना को पूरे कर देता है, तो उन सब बच्चों के लिए टीचर्स का सिर्फ ये रहता है नहीं बच्चा मुझे 100 में से 100 ही चाहिए। और फिर भी कहीं ना कहीं चाहे वो हैंड राइटिंग की वजह से हो या कुछ और कोई टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाए या कुछ और मिस्टेक्स हो जाए, बच्चा या जब एग्जाम बच्चा दे रहा होता है तो समय थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि लिखने का वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो 1 नंबर मिस रहता है। क्या अगर वो 1 नंबर और आ जाता या 2 नंबर और आ जाते तो आप उस चीज को कितना मिस करते हैं? आप अपने टीचर्स ने जो आपके लिए सपने सजोए हैं कि यार 100 ले लेती योगिता, तो कितना आप उसको लगता है कि यार मैं पूरा नहीं कर पाई या कर सकती थी? सच में मतलब दुख भी होता है बहुत ज्यादा कि कहाँ मिस्टेक रह गई ऐसी कि ये हो नहीं पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीबीएसई मतलब थोड़ी सी क्या होती है, सीबीएसई के टीचर्स क्या होते हैं कि हैंड राइटिंग पे फोकस करते हैं। अगर साफ सुथरा पेपर उनको दिख जाए ना, मार्क्स यूं निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उनके हाथों से। और आपकी पेपर की जो प्रेजेंटेशन होती है, फॉर्मेट अच्छे से लिखते हो, देन आपको मार्क्स मिल जाते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक से वो हाइड आउट हो जाती है, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब मुझे पता नहीं चला मैंने कहाँ पर गलती कर दी, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। चलो इसी आपकी ही बात से एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि आप जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 2nd, 3rd, 4th, 5th या आपके जूनियर मतलब 9th, 10th, 11th के जो बच्चे हैं, उनके लिए आप एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे छोटे बच्चे स्पेशली
वो क्या ऐसा करें, जैसे आपने बताया ना कि हैंड राइटिंग के लिए भी थोड़ा सा वो, तो अब क्या मैसेज ऐसा देना चाहेंगे छोटे बच्चों को प्लीज? छोटे बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे सर ने बोला कि हैंड राइटिंग के लिए देन आप कम से कम एक दिन में एक बार तो आई थिंक एक पेज तो आपको लिखना ही चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, सिर्फ आप ही समझ पाते हो, कोई समझ नहीं पाता, देन यू हैव टू गिव एटलीस्ट you have to write at least one page of that and Hindi or in English you can write. And secondly I want to say that कि आपको जो पढ़ाया जाता है whatever you are taught in your class you should study and read it decently, क्योंकि अभी आपका ऐसा नहीं है कि आपको अपना एम अचीव करना है, that's not the stage of your, and आपको मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको डिसेंटली स्टडी कीजिए। स्पेशली 9 to 10 के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपको 11th में स्ट्रीम चूज करनी होती है, देन हम 9th में ये देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है कि आप उसको अपना एज फ्यूचर में आप उसको पढ़ पाओ और उससे रिलेटेड आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज निकल पाए। जी जी, जैसा कि योगिता ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए तो इनकी हिदायत, मान लीजिए एक सीनियर होने के नाते छोटे बच्चों को, सभी छोटे बच्चों को संदेश देना चाह रही हैं कि आप लोग अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं 2nd, 3rd, 4th में, तो उनको अभी ये पता ही नहीं होता कि हम उनका एम क्या है, उनका मोटो क्या है, उनको बनना क्या है। उनको सिर्फ ये रहता है कि हाँ हमें अभी स्टडी करनी है, और अगर हमारी अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को भी और खुद को भी। और रही बात 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए, तो उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट वो चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप ये जानते हो कि मैं इस सब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ जा सकता हूँ, इस फील्ड में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। बिल्कुल सही है, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं ना? जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जब हम 11th, 12th में होते हैं तो NCERT की बुक्स सफिशिएंट रहती हैं या फिर कोई और बुक्स भी बच्चों को पढ़नी चाहिए जिससे वो अपने जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर सके? हाँ जी सर, NCERT की बुक्स जो हमारा फाउंडेशन होती है, CBSE का पेपर भी उसके अकॉर्डिंग ही आता है। बट जो हमारा क्या हो जाता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे उसी में से आ जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि थोड़ा सा मोल्ड करके दे देते हैं वो स्टेटमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, इस बार पॉलिटिकल साइंस में ग्लोबलाइजेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ इज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इंडिया एंड वाइस वर्सा, मतलब कि इंडिया ने कैसे अफेक्ट किया और ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है। कहीं भी इसमें कुछ भी नहीं था पूरी बुक में, बट जो हमें क्या करना था, हमें जो अपनी नॉलेज थी उससे रिलेटेड हमें वो आंसर लिख के आना था। तो जो भी होता है ना वो मतलब ये होता है कि बुक से रिलेटेड ही आता है बट मोल्ड कर देते हैं उसको स्टेटमेंट्स में। NCERT हैज द सफिशिएंट बुक्स। जी, मतलब NCERT के साथ आपको और बुक्स भी जरूरत पड़ती हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपसे एक सवाल और, आप अपनी लाइफ का रोल मॉडल किसे मानते हैं? मैं रोल मॉडल मानती हूँ, आइडल मानती हूँ पहले तो बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी बदौलत ही है कि आज हम पढ़ रहे हैं, हम पूरी मिडिल स्ट्रीम में हैं, सोसाइटी में हमें भी दर्जा दिया गया है। मैं सबसे बड़ा रोल मॉडल उन्हें मानती हूँ। उनकी स्ट्रगल को देखकर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि वट टाइप ऑफ अ पर्सन ही वॉज। उन्होंने अब्रॉड में जाकर स्टडीज किए हैं, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी मतलब मेजर पोर्शन उन्होंने ही लिखा है, तो इंस्पिरेशन तो वही है मेरी। एंड सेकेंडली 2 IAS ऑफिसर्स हैं। फर्स्टली टीना डाबी जो हमारी ही सोसाइटी से बिलोंग करती है, बट पूरे इंडिया में मतलब उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी 2015 में। और सेकेंडली अक्षर जैन सर, उन्होंने भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। वो मतलब वो खुद ऐसे थे कि पढ़ाई में मतलब दिमाग तो लगाना चाहते थे लेकिन लग नहीं रहा था उनका, बट देखिए अब AIR 2 मिली है उनको पिछले साल। इन जैसी स्टोरीज को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, और ये 3 ही मेरे आइडल हैं जिनको देख के मैं अपनी इंस्पिरेशन लेती हूँ। जी, आपसे 2-3 सवाल और रहेंगे। एक सवाल ये है कि आपको बुक्स में पढ़ना क्या पसंद है? नॉवेल्स, कोई ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरीज, आपको क्या पसंद है? जब मैं 9th-10th में थी तब तो मुझे नॉवेल्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था। जैसे हैरी पॉटर सीरीज हो गई, मैं पूरी पढ़ चुकी हूँ, वो सीरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बढ़ती जा रही हूँ तो मुझे अब मेरी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा कि बेशक मैं उस फील्ड में जाऊँगी नहीं बट मैं वो पढ़ूँगी ज़रूर।
तो ऐसे रिलेटेड और भी बुक्स है, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी की बुक्स एंड बाय पॉलिटिकल एनालिस्ट। अब मुझे इस तरह की बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई हैं। जी, एक बहुत ही अहम सवाल आपसे ये है कि आपका एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं? I want to become an IAS officer. I want to serve my country, sir. जी, जब आप IAS ऑफिसर बन जाएं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं सबसे पहले पोस्टिंग जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? They can give me any category, they can give me any state or city. I will be okay there. अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आप अपने होम टाउन भिवानी में ही पोस्ट किए जा रहे हैं तो आप वो कैसी फीलिंग होगी, वो किस तरह से आप यहाँ करना चाहेंगे, प्लीज बताएं। सबसे पहली बात, मैं होम टाउन में नहीं रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव इन सम अदर सिटी so that I can gather, yeah, these are the new things that were not in my city but here. So I want to be posted in some another state. जी, अगर आपको ओडिशा भेज दिया जाए तो वहाँ की लैंग्वेज को आप किस तरह से समझेंगे? ऐसे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। Yeah, there would be some difficulties, but I think that English is the only language which is spoken throughout the country. Yes, yes. And in most of the states, Hindi is also spoken. I think that there are 2 or 3 states where Hindi is not common, as in northern state or western state. For example, Tamil Nadu. It is the only state in India which speaks only English and it's Tamil language. So I think that English will be the way to communication. इन सब बातों से आप आइडिया लगा गए होंगे कि योगिता का जीके भी बड़ा अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। और इनका जो एम जो हमने पूछा, इनका IAS ऑफिसर बनने का है, लेकिन अपने होम टाउन में नहीं। ये चाहती हैं कि किसी दूसरी स्टेट में जाए, यूटी में जाए, वहां जाकर सेवा करें। और हाँ, जब भी इन्हें मौका मिले अपने होम स्टेट में आने का तो वहां भी ये जरूर आए, ताकि हमारे यहाँ के जितना भी अवधारणाएं जो बनी उनको बदलने का ये काम करें। क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था कि कुछ एक अवधारणाएं हैं उनको खत्म करना चाहती है, तो IAS ऑफिसर बनके ये सारी अपनी जितनी भी अवधारणाएं जो लोगों में फैली हुई है उनको खत्म करना चाहती है। जी, आपसे बस एक आखिरी सवाल आज का इस इंटरव्यू का, आपके साक्षात्कार का, आप यंग जनरेशंस को क्या कहना चाहेंगे? आज का जैसे कोविड का समय चल रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और इसके अलावा जो यंग ब्लड जिसे हम बोलते हैं, यंगस्टर बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं, वो किस तरह से गलत रास्तों की तरफ जा रहा है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक मैसेज हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक हमारे इंडिया में लोग ऐसे, उनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, दे डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल विलेजेस में नहीं पता, ऐसे ही कहीं भी निकल जाते हैं, तो मतलब उनको लैक ऑफ नॉलेज बहुत मतलब हमें मिलती है देखने को। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कम से कम बिवेयर तो रहिए, हो क्या रहा है, एंड ये भी देख लीजिए कि लॉज क्या क्या है, बिकॉज अगर आप लॉज को नहीं देखेंगे देन यू विल बी फाइंड। हाँ जी। और सेकंड बात, यंग जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, यही टाइम है, इसमें पढ़ लिया तो पढ़ लिया, इसमें निकल गए तो निकल गए। मैं नहीं कहती पढ़ना ही आपको, आप कहीं भी जाए, डांसिंग कीजिए, आप सिंगिंग में जाना तो वहाँ जाइए, स्पोर्ट्स में जाना तो वहाँ जाइए, लेकिन यही टाइम है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आफ्टर 25 आई डोंट थिंक सो दैट कि आप कुछ कर पाएंगे। तो गलत रास्तों पे ना चले। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो एडिक्शन हो जाता है ड्रग्स का, अल्कोहल वगैरह का, बहुत सारे बच्चे इसमें अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज डोंट डू दैट, फोकस ऑन योर स्टडीज और वट एवर यू आर डूइंग एंड बी डिसेंट टू इट। जी, एक सवाल और, वैसे मैं इंटरव्यू को यही खत्म करना चाहता था, लेकिन एक सवाल और आ गया, क्योंकि मैं कला प्रेमी हूँ तो कला की बातें किए बगैर रह नहीं सकता। आपसे ये सवाल है, आप जब स्कूल में थे 12th तक, तो आपने कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज या डिबेट या किसी में पार्टिसिपेट किया और कहीं आगे तक आप पहुंचे हैं, वो भी प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली मैं बहुत ही कम करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे मतलब सिंगिंग अच्छी लगती है, डांस मुझे इतना आता नहीं है, मैं सीखना चाहूँ तो भी नहीं सीख सकती, स्टेप्स बिल्कुल नहीं सीख सकती, देख देख के तो क्या पता सीख जाऊँ। बट करिकुलर एक्टिविटीज में काफ़ी कम रही हूँ, बट जितना भी रही हूँ वो अपने कुछ फील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इन डिबेट्स, 1-2 डिबेट्स में मैं गई थी, और जैसे हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो मैंने 1-2 बार उनको होस्टिंग की है, एंकरिंग की है, तो बस इतना ही था।
ये थी योगिता हमारे साथ। आज इनका साक्षात्कार हमारे चैनल ने किया और मैं आपको पुनः बता दूं, जी लिट्रा वैली स्कूल की ये स्टूडेंट हैं। अभी सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस हुआ था 12th का, तो उस 12th का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन योगिता की रही और 97.6% नंबर लेकर ये पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2nd रही हैं। तो फिर से हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस तरह से जो बच्चे मोटिवेट करते हैं अपने आप को भी और हम सबको भी, आप सबको भी, जितने व्यूअर्स हैं उन सबको भी मोटिवेट करते रहें और बहुत सारी अच्छी लेटेस्ट अपडेट्स इंटरव्यू के रिगार्डिंग, इंटरव्यू को आपको कैसे फेस करना है। केवल अभी हम जो चल रहा है हुनर की पहचान, हमारे कार्यक्रम हुनर की पहचान में अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं केवल उन बच्चों को टारगेट जिन बच्चों ने, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, इन सभी बोर्ड्स में जिन्होंने टॉप किया है उन सब बच्चों के इंटरव्यू हम लोग करेंगे। उसके बाद हम कला जगत की तरफ चलेंगे, कला क्षेत्र में जुड़े हुए सभी के हम इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग बेल आइकन प्लीज जरूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू योगिता जी। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अगेन थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।